प्लेलिस्ट देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ क्लिक करें। आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिखेगा। अब आप यहाँ क्लिक करें प्लेलिस्ट बटन पर, तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा। यदि आपको और भी प्लेलिस्ट देखने हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करें तो आपको ये सारे प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां क्लिक करें तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पूरा वीडियो मौजूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं। यह वीडियो विज्ञान क्लास 10 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का। तो अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को आपको पढ़ना है जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को अम्ल के बारे में पढ़ना है, क्षारक के बारे में पढ़ना है, लवण के बारे में पढ़ना है, उसके बहुत सारे गुण धर्मों को पढ़ना है, उसके रासायनिक गुण धर्मों को पढ़ना है और बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजों को पढ़ना है जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जिंदगी में बहुत सारे चीजों को यूज करते हैं। उन चीजों में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि क्षारकीय प्रकृति के होते हैं और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि लवण होते हैं। जैसे कि हम लोग घरों में जो खट्टे पदार्थ यूज करते हैं, जैसे कि आम का अचार हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, ये यूजुअली क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्षारक में जैसे आप जो सोडा यूज करते हैं या फिर जो साबुन यूज करते हैं वह कैसे प्रकृति का होता है? वह क्षारकीय प्रकृति का होता है। और लवण जो हम लोग साल्ट यूज कर रहे हैं वह क्या होता है? लवण होता है। और लवण बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कि आप शायद नहीं भी जानते, उसको हम लोग आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अम्ल और क्षारक के बारे में एक दो पॉइंट पढ़ लेंगे जो कि आपको एग्जाम में याद भी करके रखना होगा। यदि कभी पूछेगा कि अम्ल एवं क्षारक में अंतर बताएं तो आप इसको वहां पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। जैसे मैंने बताया जो अचार होता है वह कैसा होगा? खट्टा होगा। जबकि क्षारक कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वा होते हैं। कभी कभी आपको जब आप नहाते हैं तो हो सकता है कि साबुन आपके जीभ से टच कर रहा हो तो आप देखेंगे वो बड़ा कड़वा स्वाद लगता है उसका। तो क्षारक कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं जो अम्ल है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब आप लिटमस पत्र आपने शायद देखा होगा, आपको विद्यालय में दिखाया गया होगा। तो ये जो लिटमस पत्र है वह दो प्रकार का आप देख सकते हैं। एक होता है लाल रंग का लिटमस पत्र और एक होता है नीले रंग का लिटमस पत्र। तो मान लीजिए नीला लिटमस पत्र है और इसको अम्ल में यदि हम लोग यहाँ पर इसको डुबोएंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, अम्ल और ये लाल हो जाएगा। तो ये याद भी करने का चीज है क्योंकि एग्जाम में यही गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि ध्यान से आप देखें तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अम्ल ल से लाल हम लोग याद कर सकते हैं। जबकि क्षारक क्या करेगा? यहां पर यदि लाल लिटमस पत्र को उपयोग किया जाए, लाल रंग के लिटमस पत्र को उपयोग किया जाए तो यह यहां पर इसको क्या बना देता है? नीला बना देता है। तो यहां पर लाल दो है, लाल याद रखिए, लाल ल और ल ये है, नीला में न है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एसिड और इसको बोलते हैं बेस। तो एसिड और ये नीले लिटमस पत्र यानी कि ब्लू को रेड बना देता है। तो डी से डी यहां पर याद कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा। सीधे से यह है कि यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये लिटमस पत्र होता क्या है। तो लिटमस पत्र को हम लोग सूचक के नाम से जानते हैं या फिर अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं। तो आपका यह प्रश्न आएगा एग्जामिनेशन में कि सूचक किसे कहते हैं या अम्ल क्षारक सूचक किसे कहते हैं, जिसे हम लोग इंडिकेटर के नाम से जानते हैं या फिर एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। तो आप अपने घरों में देखते हैं कि जो बिजली होता है उसके लिए एक इंडिकेटर जलता हुआ रहता है। यानी कि जब वो इंडिकेटर ऑन होगा तो बिजली है आपके घर में और जब बिजली नहीं रहती है तो वह इंडिकेटर क्या होता है? ऑफ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से तो वह इंडिकेटर क्या करता है? वह इंडिकेट करता है, वह बताता है कि लाइट है या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल एवं क्षारक को पहचानते हैं। यानी कि अम्ल और क्षारक को उससे हम लोग अलग अलग पहचान पाते हैं। उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल क्षारक सूचक या फिर सिर्फ सूचक कहते हैं। तो वे सारे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक के पहचान के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल क्षारक सूचक या सिर्फ क्या बोलेंगे? सूचक।
जैसे कि ये जो हम लोगों ने लिटमस पत्र देखा, नीला लिटमस पत्र क्या हो गया, एक सूचक हो गया। तो जब नीला लिटमस पत्र को आप क्षारक में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीला लिटमस पेपर को या पत्र को जब आप अम्ल में डालेंगे तो वह लाल हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि वह जो पदार्थ आपको दिया गया है वह क्षारक है या फिर क्या है, अम्ल है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। अब सूचक के प्रकार को भी आपको याद रखना है। तो सूचक मुख्य रूप से आपको दो पढ़ना है, एक होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम को बोलेंगे संश्लेषित सूचक, यानी कि संश्लेषित मतलब उसको सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये प्राकृतिक सूचक, जैसे कि लिटमस क्या हो गया, एक प्राकृतिक सूचक हो गया। हल्दी क्या हो गया, एक प्राकृतिक सूचक हो गया। ठीक इसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी का पत्ती जो है वह क्या हो गया, यह भी एक प्राकृतिक सूचक हो गया। फिर हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरेनियम, इसके जो फ्लावर होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक के रूप में आते हैं। और इनके द्वारा हम पता करते हैं कि कोई पदार्थ जो हमें दिया गया है वह अम्ल है या फिर क्या है, क्षारक है। ठीक इसी प्रकार से संश्लेषित सूचक के नाम भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज है और ये क्या है, फिनोल्फ्थेलिन है। ये दो संश्लेषित सूचक आपको नाम याद रख लेने हैं। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि दो संश्लेषित सूचक के नाम बताएं, तो आप ये नाम लिख सकते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। या फिर आपको पूछेगा कुछ प्राकृतिक सूचक के नाम बताएं, तो आप इसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सूचक मैंने बताया उस सूचक का क्या होगा, रंग बदल जाएगा। जैसे यहाँ हल्दी का नाम मैंने बताया, तो मान लीजिए कि आपका कोई सफेद कपड़ा है और उस सफेद कपड़ा पर हल्दी लगा हुआ है, मान लीजिए हल्दी का दाग है, तो हल्दी का दाग कैसा होता है, पीला होता है। तो जैसे ही आप इस पर क्षारक रगड़ेंगे, क्षारक मान लीजिए कि साबुन आप इस पर रगड़ते हैं, तो साबुन क्या होता है, क्षारक होता है। तो साबुन जैसे ही आप इस पर रगड़ेंगे, इसका रंग क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसका भूरा टाइप का रंग हो जाएगा। तो जैसे ही इसका भूरा टाइप का रंग होगा तो आप समझ जाइए कि आपने जिस चीज को इस पर लगाया है वह क्या है, क्षारक है। जैसे ये हल्दी क्या हो गया, यहाँ पर पीला रंग का है और आपने क्षारक को रगड़ा तो ये हल्दी का रंग क्या हो गया, बदल गया। और हल्दी का रंग बदल जा रहा है, भूरा हो जा रहा है, मतलब जो चीज इस पे आपने रगड़ा वह क्या है, क्षारक है। यानी हल्दी क्या हो गया, एक सूचक हो गया। तो यहाँ पर यह अपना रंग बदल दे रहा है। यह क्षारक क्या कर रहा है, अपना रंग को चेंज कर दे रहा है। यह सूचक क्या कर रहा है, अपना रंग को बदल दे रहा है। तो इस प्रकार से रंग जैसे ही बदलेगा तो आप पहचान जाएंगे कि सामने वाला पदार्थ क्या है, क्षारक है या फिर क्या है, अम्ल है। जैसे यहाँ भी देखेंगे आपकी रंग बदल रहा है, यहाँ भी आप देखेंगे कि रंग बदल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिनका गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको बोलते हैं गंधीय सूचक, अल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये क्या होता है कि यदि कोई पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए प्याज है, इसमें आप एसिड डालेंगे यानी कि अम्ल डालेंगे तो उसका गंध कुछ और होगा। और इस प्याज में यदि आप बेसेस यानी कि क्षारक डालेंगे तो बेस डालने यानी क्षारक डालने पे इसका गंध कुछ और होगा। तो आप पहचान सकते हैं गंध के द्वारा कि वह जो पदार्थ है वह अम्लीय है या फिर क्या है, क्षारक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, गंधीय सूचक हो गया। तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो कि अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर अपना गंध बदल देते हैं या फिर जिन गंध के द्वारा उनको पहचान किया जाए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं। जैसे कि प्याज हो गया, लौंग हो गया और वेनिला हो गया। इसके आप ये उदाहरण लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर मैंने एसिड के नाम लिख रखे हैं और कुछ यहाँ पर बेस के नाम लिखे हैं। एसिड मतलब क्या हो गया, अम्ल, और बेस मतलब क्या हो गया, क्षारक, और लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। तो यहाँ ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। जैसे HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप देख सकते हैं इसको हम लोग जब रासायनिक नाम लिखते हैं, मैंने सिखाया है रासायनिक नाम लिखना, तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन हम लोग इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक
अम्ल। फिर इसको आप देख सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। और ये क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। तो ये सारे अम्ल के नाम आपको याद रखने हैं कि यदि आपको एग्जाम में आया कि H2SO4 कौन सा अम्ल है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरीके से आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर बेस के भी नाम मैंने लिख रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कुछ बेस के उदाहरण है। इसमें आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये कुछ बेस के उदाहरण है जिसके नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म पर। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि इसी से आपको पूछे जाते हैं, और इसमें सिंपली आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। जैसे कि सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, अम्ल तथा क्षारक धातु से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ये मैंने चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप वहां जाकर उसे पढ़ लेते हैं। जैसे कि धातु का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आयरन क्या हो गया, धातु हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपका Zn क्या हो गया, धातु हो गया। कॉपर क्या हो गया, धातु हो गया। और कार्बन यदि हम लोग लें तो कार्बन क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या है, अधातु हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, आप वहां देख सकते हैं। तो यदि अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होता है, तो उसके लिए एक प्रयोग यहां पर दिखाया गया है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं जिंक ग्रैनुअल्स हैं, इनको ये क्या है, ये है धातु, और इनका भी क्रिया किससे कराया जा रहा है, H2SO4 यानी कि अम्ल से कराया जा रहा है। मैंने पहले बताया है कि H2SO4 अम्ल है जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो जब धातु का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर H2 गैस निकल रहा है। और जब मोमबत्ती को यहां पर हम लोग लाते हैं तो ये फट फट आवाज करके यहां पर ये उस प्रकार का आवाज करता है, जो कि बता रहा है कि यहां पर कौन सा गैस है, H2 गैस है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो यहां पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो लवण का मतलब हो गया, जैसे कि मान लीजिए यहां पर H2SO4 है प्लस हो गया Zn, तो ये क्या हो गया, ZnSO4 प्लस H2, तो ये क्या हो गया, एक लवण बन गया। तो साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। यही आपको याद रखना है कि यहां पर इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो एक बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वह होता है क्या होता है जब। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि क्या होता है जब अम्ल का अभिक्रिया धातु से कराया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है कि जब अम्ल का अभिक्रिया धातु से कराया जाता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, या फिर बोलेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो आपका आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे कि जो क्षारक है वह धातु से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो जब क्षारक को धातु से हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहां भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यहां भी कौन सा गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस। तो यह भी आपको पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब क्षारक का अभिक्रिया धातु से कराया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, या फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसमें यहां पर उदाहरण भी दिया गया है क्षारक वाला। जैसे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, उसका अभिक्रिया जिंक धातु से कराया जाता है तो क्या बनेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं सोडियम जिंकेट बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो ये सब चीज याद रखना है आपको। इसी प्रकार के प्रश्न आपको रासायनिक गुणधर्म में पूछे जाएंगे। रासायनिक गुणधर्म में नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि धातु कार्बोनेट क्या है। तो धातु आप समझ रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम क्या हो गया, धातु हो गया। अब यदि इसका हम लोग कार्बोनेट बनाए तो CO3 आप जानते हैं कार्बोनेट हो गया, तो ये हो गया धातु का कार्बोनेट। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाए तो CaHCO3 ये बाइकार्बोनेट होता है। HCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। तो
तो ये हो गया धातु का बाइकार्बोनेट। इस प्रकार से धातु का बाइकार्बोनेट बन जाएगा। एक और उदाहरण देख सकते हैं, ये सोडियम क्या हो गया, धातु हो गया, तो Na2CO3 धातु का कार्बोनेट हो गया, NaHCO3 धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो यही यहां पर बोल रहा है कि धातु का कार्बोनेट या फिर धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, यही आपको याद कर लेना है, एकदम रट लेना है। तो इसका उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि जब धातु कार्बोनेट या फिर धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो यहां पर लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। इसको एकदम रट लेना है, याद कर लेना है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी नहीं है बल्कि याद करते जाना है इसको, जबकि एग्जाम में इसको पूछा जाएगा आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं कि Na2CO3 ये क्या है, धातु कार्बोनेट है। इसका जब हम लोग अभिक्रिया HCl नामक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साल्ट बना, मतलब लवण बना, और यहाँ जल बना और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इस प्रकार से धातु का जो धातु कार्बोनेट है उसका अभिक्रिया किससे कराया, हम लोगों ने अम्ल से कराया। अब दूसरा आप देख सकते हैं कि धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब अभिक्रिया हम लोग अम्ल से कराएंगे तो यहां भी क्या बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, जल। तो आप देख सकते हैं लवण बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना और क्या बना है, जल। अब इससे हटकर एक और चीज आपको पढ़ना है, वह यह है कि यह है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से जो CO2 मुक्त हो रहा है उसको यदि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करें तो क्या होगा। तो यहां पर यह भी बात आपको NCERT में पढ़ाया गया है। यहाँ जो CO2 है उसको यहाँ प्रवाहित करेंगे तो आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ में यहाँ पर H2O भी बनता है। अब यहाँ पर जो CO2 है वह ज्यादा नहीं है, यदि इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रवाहित किया जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का श्वेत मतलब वो उसमें घुल जाएगा और ये जल में विलय एक आपको व्हाइट कलर का दूधिया रंग का यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। फिर से समझ लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि CO2 यहाँ जो निकल रहा है उसको प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप मिलता है और उसमें और CO2 डाला जाए और CO2 डाला जाए तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूधिया रंग वहां पर आपको प्राप्त होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ 2-3 पॉइंट और बताया गया है, जैसे कि चूना पत्थर जिसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं, खड़िया जिसको हम लोग चौक कहते हैं जो कि आप यूज करते हैं, और संगमरमर मार्बल ये भी आपने देखा होगा। तो ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग रूप हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना है कि कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग रूप हैं, लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया और मार्बल हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। तो रासायनिक गुणधर्म में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो आप देख सकते हैं जब क्षारक और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसको आप एकदम रट लेना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, एक प्रबल क्षारक एक प्रबल अम्ल से जब अभिक्रिया कर रहा है तब यहाँ पर लवण और जल का निर्माण हो रहा है। इसमें एक उदाहरण भी आप याद कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है, और HCl क्या है, एक अम्ल है। और आप देख सकते हैं दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक साल्ट का निर्माण हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर जल का भी निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आप यह ध्यान दें कि यहाँ यह जो क्षारक है वह अम्ल, ये दोनों आपस में मिलके एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, उदासीन कर दे रहे हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो हम लोग को इसके उत्तर में लिखना होता है, जब एक प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक से अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। या आप प्रबल ना लिख के यह भी बोल सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को
उदासीन कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करके क्या बनाया, NaCl, और यहाँ पर जल का निर्माण करा। इसको आप उदाहरण में वहां पर लिख सकते हैं। तो उदाहरण देना आपको बहुत ही जरूरी होता है हर एक प्रश्न के बाद। यदि आप उदाहरण नहीं देंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जब हम लोगों को एसिडिटी होता है, एसिडिटी मतलब जब जलन होता है पेट में, एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, तो आप क्या लेंगे। तो जब एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या लेते हैं, बेस का उपयोग करते हैं। और उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि MgOH ये एक बेस है जिसे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। यदि इसको आप लेते हैं, एक बेस को लेते हैं, तो वह अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। और इस कारण से फिर आपको जलन वहां पर नहीं होता है, या फिर आपका एसिडिटी क्या होता है, कम होता है। तो वहां भी क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि जब कभी आपको एसिडिटी होगा या अम्ल आपको बढ़ जाएगा पेट में, तो आपको क्या यूज करना चाहिए, तो आपको उत्तर में लिखना होगा कि हम लोगों को एक बेस यूज करना होगा, यानी कि क्षारक का उपयोग करना होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर वह उदासीन उसको कर देगा, अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको यह पढ़ना है कि अम्ल का जब धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो अम्ल आप जानते हैं, उदाहरण HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब क्या है, अम्ल के उदाहरण है। लेकिन धात्विक ऑक्साइड क्या हो गया, तो जो धातु का ऑक्साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हो गया, इसका ऑक्साइड से ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो हो गया धातु का ऑक्साइड, इसे ही हम लोग बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। जैसे कि मान लीजिए कि ZN हो गया, ZNO हो गया, इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, धातु का ऑक्साइड। तो ये नेक्स्ट चीज है जो कि आपको याद करके रखना है कि क्या होता है जब धातु के ऑक्साइड का अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, यही चीज लिखना है कि यहाँ लवण और जल का निर्माण होता है। तो थोड़ा इस अभिक्रिया को देखिए और इस अभिक्रिया को देखिए, यहाँ जल बन रहा है, लवण बन रहा है, अम्ल है ही, यहाँ क्षारक की जगह बस क्या है, धातु ऑक्साइड है। बस इतना सा आपको चेंज करना है। और यही कारण है कि जो धातु ऑक्साइड है वह किसकी जगह है, क्षारक की जगह है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्षारकीय होता है। जो धातु का ऑक्साइड है वह कैसा होता है, क्षारकीय होता है। ये आपको याद रखना है। यह भी कई बार पूछा जाता है कि जो धातु का ऑक्साइड है वह अम्लीय होता है या क्षारकीय होता है, तो आपको उत्तर में क्या देना है कि वह क्षारकीय होता है। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब अधात्विक ऑक्साइड क्या हो गया, क्षारक तो आप जानते हैं, जैसे कि NaOH क्या हो गया, क्षारक हो गया, CaOH का होल 2 क्या हो गया, क्षारक हो गया। लेकिन अधात्विक ऑक्साइड क्या हो गया, तो अधातु का ऑक्साइड, जैसे कि मान लीजिए कार्बन क्या है, एक अधातु है, और इसका ऑक्साइड क्या हो गया, CO2, तो इसको बोलेंगे अधात्विक ऑक्साइड। तो क्या होता है जब ये क्षारक का अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड से होता है, इसका उत्तर में भी यही लिखना है कि लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो यहां पर देखेंगे आप, यहां लवण और जल बन रहा है, यहां भी क्या बन रहा है, लवण और जल। यहां क्या है, क्षारक, यहां भी क्या है, क्षारक। लेकिन यहां अम्ल की जगह पर क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड है वह कैसा होता है, अम्लीय होता है। देखिए अम्ल के जगह हम लोगों ने क्या रख दिया है, अधात्विक ऑक्साइड। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। यह भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो आपको उत्तर में क्या लिखना है कि जो अधात्विक ऑक्साइड है वह अम्लीय होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पार्ट था, इसमें मैंने आपको रासायनिक गुणधर्म पढ़ाया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि HCl क्या है, ये एक अम्ल है, NaOH क्या है, एक क्षारक है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर पढ़ा था। अब हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्या सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता होती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत ही कि और टॉपिक आता है वह क्या हाइड्रोजन युक्त सभी पदार्थ अम्ल होते हैं। तो पहले तो हम लोग यही देखना चाहेंगे कि क्या जिन पदार्थों में हाइड्रोजन होता है वे अम्ल होते हैं। जैसे सिंपल मान लीजिए कि H2O है, तो H2O में तो H होता है, तो क्या ये अम्लीय है, यानी कि इसमें ये अम्ल इसको मान लेंगे।
या फिर आप देख सकते हैं अल्कोहल है, जैसे कि C2H5OH एक अल्कोहल है, इसमें आप देखेंगे कि H है यहाँ पर, या फिर ग्लूकोज C6H12O6 है, ये भी क्या है, ये इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो क्या ये दोनों अम्ल है? तो इसी को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिजल्ट ही बता दे रहा हूँ कि यदि यहाँ हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन के होने से यह नहीं बात प्रूफ हो जाता कि ये एक अम्ल है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो अम्ल एक्चुअली में क्या होते हैं, अम्ल को यदि हम लोग पानी में डालें, यदि अम्ल को पानी में डालें तो वह क्या होता है, वह हाइड्रोजन आयन देता है। वह क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। और इसी बात को हम लोग को यहाँ इस प्रयोग में देखना है। तो जो भी अम्ल होंगे वो क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि HCl है, तो HCl क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। इस प्रकार से इससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। यदि इसको जल में घोला जाए तो इससे हाइड्रोजन आयन निकलेगा। ठीक इसी प्रकार H2SO4 है, तो इससे भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा। लेकिन यदि हम लोग यहाँ C2H5OH की बात करें तो इससे कोई हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा। यदि हम लोग C6H12O6 की बात करें तो इससे कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा। तो यह बात अब आप समझ गए होंगे कि जो अम्ल है वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और इसी को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर यह प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस प्रकार से समझना होगा कि आयन के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का या फिर विद्युत का प्रवाह हो रहा है। मतलब कि यदि यहाँ पर यह जो तरल दिख रहा है इसमें आयन होगा तो वहां पर बिजली का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह, वहां पर आपको करंट का प्रवाह होगा। और यदि आयन नहीं होगा तो करंट का प्रवाह नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से 2 कील लगाया गया है और एक कील में ये तार फंसा कर यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी लगाया गया है, यहाँ बल्ब लगाया गया है, स्विच लगाया गया है, और एक कील यहाँ पर है इस प्रकार से। तो आप खुद समझिए इस बात को कि ये यदि बल्ब है यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पर ये तार यहाँ पर कटा हुआ है, तो क्या ये बल्ब जलेगा कभी? इसका उत्तर है नहीं। लेकिन यदि इन 2 तारों को मैं जोड़ दूं तो क्या यहाँ पर बल्ब जलेगा? तो इसका उत्तर है हाँ। यहाँ यदि ये 2 तार जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब विद्युत परिपथ पूर्ण है और जिससे कि ये बल्ब क्या होगा, जलेगा। लेकिन यदि ये 2 तारों के बीच में गैप है तो क्या यहाँ पर यह बल्ब जलेगा? तो इसका उत्तर है नहीं जलेगा। तो यदि हम लोग यहाँ पर एक कांटी लगा दें इस प्रकार से, कील लगा दें इस प्रकार से, तो और कील को इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लकड़ी से में ये रख दें, इसको इस प्रकार से लकड़ी में इसको दबा दें, तो क्या अब बिजली प्रवाहित होगा? तो इसका उत्तर है नहीं, यहाँ बिजली प्रवाहित नहीं होगा। स्विच ऑन करने पर बल्ब ये नहीं जलेगा। लेकिन यदि यहाँ पर हम तार को बीच में जोड़ दें तो क्या बल्ब जलेगा? इसका उत्तर है हाँ, बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर अब ये बल्ब 2 प्रकार से जल सकता है। या तो यहाँ पर इन दोनों ये जो कील दिख रहे हैं इनके बीच में आयन का प्रवाह हो, या आयन मतलब क्या हो गया, H+ हो गया, OH- हो गया, ये सब इनको हम लोग बोलते हैं आयन। यदि यहाँ से यहाँ तक ये आयन मौजूद होगा तो यहाँ पर ये विद्युत परिपथ पूर्ण होगा और ये बल्ब जलेगा। लेकिन यदि आयन नहीं होगा तो यहाँ पर विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होगा और ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पानी है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पानी में सबसे पहले हम लोग HCl को डालेंगे। तो HCl को जैसे ही पानी में डालेंगे तो वो क्या देता है, H+ आयन देगा। तो अब आप बताइए कि इसमें H+ आयन है और यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? तो इसका उत्तर है ये बल्ब जलेगा, क्योंकि यहाँ पर आयन का प्रवाह होना शुरू हो गया जिससे विद्युत परिपथ पूर्ण होगा और ये बल्ब क्या होगा, जलेगा। अब इस प्रयोग में हम लोग H2SO4 का उपयोग करते हैं, तब क्या ये बल्ब जलेगा? तो इसका उत्तर है हाँ। H2SO4 में भी क्या मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर परिपथ पूर्ण होगा और बल्ब जलेगा। अब इसी प्रयोग में हम लोग यदि C2H5OH को इस पानी में डालते हैं तो क्या ये बल्ब जलेगा? तो इसका उत्तर है बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी H+ आयन मुक्त नहीं हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक इसी प्रकार से अब इस पानी में हम लोग ग्लूकोज डालेंगे तो अब क्या बल्ब जलेगा? तो इसका उत्तर है बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ग्लूकोज में भी H+ आयन मुक्त नहीं होता है। इस प्रकार से आपने समझा कि जो अम्ल होते हैं उनको पानी में डालने पर उनसे क्या मिलता है? हाइड्रोजन आयन मिलता है, जिससे कि यहां पर आप देख सकते हैं विद्युत का प्रवाह भी हो रहा है। यहां पर ये आयन के द्वारा विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो अब तो कंफर्म हो गया आपको कि यहां पर अल्कोहल, ग्लूकोज इनसे H+ आयन मुक्त नहीं होगा, जबकि HCl है, H2SO4 है, या फिर अन्य जो HNO3 है, इससे आयन फ्री होगा, हाइड्रोजन आयन फ्री होगा, जिससे कि यहां पर विद्युत प्रवाहित होगा, या फिर बोलने कि उसको पानी में डालने पे हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। तो अब यदि हम लोग क्षारक का बात करें तो क्षारक में क्या मुक्त होता है? तो क्षारक में आप देखेंगे यह OH- आयन देता है। जैसे कि NaOH है तो ये क्या आयन देगा? OH- आयन देगा यदि इसको जल में घोला जाए, और इसके द्वारा भी यहाँ पर आप देखेंगे आयन बन रहा है, तो यहाँ भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, या फिर बोलेंगे करंट प्रवाहित होगा, और इससे भी बल्ब यहाँ पर जलेगा। तो आपने देखा कि यहाँ जो अम्ल थे उनको पानी में डालने पर वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, और यहाँ पर जो क्षारक थे उनको पानी में डालने पर वो OH- आयन देते हैं। तो इनमें समानता हुआ या नहीं हुआ? तो हुआ। यह समानता हुआ कि जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देंगे, और जो क्षारक होते हैं वो OH- आयन देते हैं। यहीं तक आपके बुक में पढ़ाया गया है। इसके आगे बहुत सारी और भी बातें होती हैं इसमें, जो कि आगे के क्लासेस में आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन आपके बुक में बस यही समझाया गया, इसलिए मैं यहीं तक आपको समझा रहा हूं। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानता होती है। तो उसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अम्ल है वह H+ आयन देंगे, और जो क्षारक है वह OH- आयन देगा। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि HCl है, तो HCl को जल में यदि डाला जाए तो वो देगा H+ और क्या देगा? Cl- आयन देगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जो HCl है इसको H2O में डाला तो हम लोगों ने H3O+ आयन लिखा है और Cl- आयन लिखा है। तो यहां पर यदि आप ध्यान देंगे तो ये जो H+ आयन है वह H2O से मिलता है। जैसे कि HCl है तो H+ देगा और Cl- देगा, और ये जो H+ है वह H2O से रिएक्ट करेगा और H3O+ आयन बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ जो H+ आयन है वह फ्री नहीं रहता है, बल्कि H2O से मिलकर H3O+ का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और इसको हम लोग इस प्रकार से H+ एक्वस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। तो आपको समझ में आ गया कि जो अम्ल है वह जल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो क्षारक हैं वो OH- एक्वस का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में डाला तो सोडियम आयन देगा और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस आयन देगा। इस प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या दे रहे हैं? हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस यहाँ पर दे रहे हैं। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो अम्ल है वो भी जब जल में घोला जाएगा तो वो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा, लेकिन यदि इसको जल में नहीं घोला गया है तो वह फिर उस आयन को नहीं बनाएगा, मतलब यह जो आयन है वह मुक्त नहीं होगा। अब यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब अम्ल क्षारक से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? वह साल्ट बनाता है, यानी कि लवण बनाता है, और प्लस जल का निर्माण करता है। तो आपने देखा कि अम्ल में क्या हो गया? H+ हो गया एक्वस, और क्षारक में क्या हो गया? OH- हो गया। तो यही जब दोनों मिलेंगे तो फिर किस का निर्माण करेंगे? H2O का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लवण कैसे बन रहा है और जल कैसे बन रहा है। हम पढ़ रहे थे कि जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक का क्या होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग को देखना है कि जल के साथ अम्ल एवं क्षारक को यदि मिलाया जाता है तो वह बहुत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यही कारण है कि जल में जब हम लोग अम्ल को मिलाते हैं उसको तनुकृत करने के लिए तो बहुत सावधानी बरतते हैं।
तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर अम्ल रखा हुआ है, बहुत सारा अम्ल है, और अचानक से यदि आप उसमें जल को मिलाते हैं तो जल तो धीरे धीरे जाएगा, तो वहां पर ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, बहुत ज्यादा इसमें ऊष्मा निकलेगा। जैसे ही जल इस बहुत सारे अम्ल में जाएगा तो यहाँ पर ये जो अम्ल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल बोलेंगे। सांद्र अम्ल मतलब क्या हो गया कि उसमें जल मिला हुआ नहीं है। तो जब इसमें जल आप मिलाएंगे, ऊपर से अचानक से डालेंगे, तो यहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि ये शीशा का बर्तन है तो वह फूट भी सकता है। तो आखिर हम लोग यदि इसको इस सांद्र अम्ल में पानी मिलाना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पानी रख लेंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अम्ल यहाँ पर डालेंगे और इसको बीच बीच में क्या करेंगे, हिलाते जाएंगे, तब यह स्थिति पैदा नहीं होगी और आसानी से अम्ल को तनुकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप दो वर्ड पढ़ने को होता है सांद्र और दूसरा क्या होता है, तनुकृत। ये आपको याद रखना है। तो सांद्र मतलब क्या हुआ कि इसमें जल मिला हुआ नहीं है। अब यदि आप इसमें जल मिलाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं तनुकृत। मतलब आप जितना मर्जी उतना जल मिला सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से आप यहाँ पर जल मिला सकते हैं। तो यहाँ जब जल मिलाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तनुकरण। अब हम लोग इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और वह यह है कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। तो कोई विलयन है, उसमें अम्ल है या फिर क्षारक उसमें मिला हुआ है, तो कितना प्रबल है। जैसे कि कुछ जो अम्ल होते हैं वो बहुत प्रबल होते हैं और कुछ अम्ल बहुत प्रबल नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि हम लोग HCl का बात करें तो HCl एक बहुत ही प्रबल अम्ल है, और यदि नाइट्रिक अम्ल का बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल का बात करें तो वो भी क्या है, एक बहुत ही प्रबल अम्ल है, और वह यदि शरीर पर गिर जाए तो आपका शरीर जल भी सकता है। लेकिन यदि हम लोग टार्टरिक अम्ल का बात करें या फिर साइट्रिक अम्ल का बात करें, साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। तो वह यदि आप शरीर पर गिराएं, यदि नींबू के रस को गिराएं तो क्या आपका हाथ जल जाएगा, तो आंसर है नहीं। तो दोनों तो अम्ल ही हैं, साइट्रिक अम्ल भी अम्ल है और HCl भी क्या है, अम्ल है। लेकिन एक अम्ल बहुत प्रबल होता है और दूसरा अम्ल उतना प्रबल नहीं होता है। तो किसी विलयन में हम कैसे ज्ञात करेंगे कौन सा अम्ल प्रबल है या फिर दुर्बल है, तो उसके लिए यहाँ पर एक सार्वत्रिक सूचक का उपयोग किया जाता है। तो इस सार्वत्रिक सूचक को आपको याद कर लेना है। इस प्रकार से सार्वत्रिक सूचक लगा रहेगा और उसमें रंगों की एक पट्टी होगी, इस प्रकार से पट्टी लगा रहता है। तो सार्वत्रिक सूचक होता क्या है, तो बहुत सारे सूचकों का यह मिश्रण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक सूचक। और इसको फिर जैसे हम लोगों ने लिटमस पेपर देखा था कि पेपर में उसको भिंगो कर रखा गया था, वैसे ही सार्वत्रिक सूचक का यहाँ पर इस प्रकार से आप उसको स्ट्रिप मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग कलर यहाँ पर, ये सार्वत्रिक सूचक तो नॉर्मल रहेगा, ये देखिए ये है सार्वत्रिक सूचक, मतलब इसमें आपको कलर नहीं दिखेगा, लेकिन इसका एक मीटर यहाँ पर लगा रहेगा। तो यहाँ पर अलग अलग उसका रंग बना रहेगा जो कि बताएगा कि वो कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है, वो आपको एक अलग से मिलेगा। तो मान लीजिए सार्वत्रिक सूचक को आप डालेंगे, मान लीजिए नींबू में डालेंगे या फिर आप HCl में डालेंगे या फिर आप जल में डालेंगे, कहीं भी आप डालेंगे तो इसका कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा और इस कलर को आप इससे मैच कराएंगे। तो यहाँ पर यदि आप मैच कराएंगे तो यहाँ पर जो कलर यहाँ पर है वही मैच करेगा वहां पर कलर, तो उसका pH वैल्यू आप जान सकते हैं। तो वही होता है सार्वत्रिक सूचक। तो सार्वत्रिक सूचक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कितना अम्ल प्रबल है या क्षारक है प्रबल है, उसको हम लोग वहां पर ज्ञात करते हैं। तो अनेक सूचकों का यह मिश्रण होता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में यह दिखाता है। तो सार्वत्रिक सूचक क्या हो गया, यह अनेक सूचकों का मिश्रण हो गया जो कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में दिखाता है। तो जैसे मैंने बताया एक स्ट्रिप रहेगा, उसको आपको डालना है अम्ल में। अब जब देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो गया है तो उसको एक मीटर रहेगा, उससे आपको मैच कराना है और आपको पता चल जाएगा कि वहां पर उसका हाइड्रोजन आयन का सांद्रता किस प्रकार है, और उस हिसाब से आपको क्या निकलता है, pH वैल्यू निकलता है, और जिससे आप जान जाएंगे कि वह कितना अम्लीय है अथवा कितना क्षारकीय है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है pH स्केल। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, pH स्केल। तो आप देख सकते हैं सार्वत्रिक सूचक भी आपके एग्जाम में आ सकता है, pH स्केल भी एग्जाम में आ सकता है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, pH स्केल।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पीएच वैल्यू के अनुसार कोई भी जो विलयन है वह अम्लीय अथवा क्षारकीय वहां पर हम लोग उसको बोलेंगे। तो यदि पीएच का मान 7 आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उदासीन। मतलब यदि पीएच वैल्यू आपका 7 आया, यदि आप मेजर कर रहे हैं उसका पीएच वैल्यू और क्या आया 7 आया, तो आप पता कर सकते हैं कि वह क्या है, उदासीन है। ठीक इसी प्रकार से यदि पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, तो ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछता है कि 7 से यदि कम होगा पीएच तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही 7 से कम होते जाएगा अम्लीयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए पीएच वैल्यू 1 है तो वो ज्यादा अम्लीय होगा, पीएच वैल्यू 6 है तो वह कम अम्लीय होगा। ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग HCl का पीएच वैल्यू देखें तो यहां पर आएगा, यदि हम लोग नींबू का देखें तो उसका पीएच वैल्यू यहां पर आएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो HCl का पीएच वैल्यू क्या है, वह है कम, लेकिन वह ज्यादा अम्लीय है, यानी कि प्रबल अम्ल है। HCl क्या हो गया, प्रबल अम्ल। लेकिन यहाँ नींबू का रस क्या हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ 7 से यदि पीएच वैल्यू बढ़ रहा है तो वह कैसा होगा, क्षारक प्रकृति का होगा। यदि मान लीजिए पीएच वैल्यू 14 है तो बहुत ही वह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या फिर बोलेंगे प्रबल क्षारक होगा। लेकिन यदि वो 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है तो वह कम प्रबल क्षारक होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखें कि 7 पीएच वैल्यू है तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। 7 से यदि बढ़ रहा है तो वह क्षारकीय होगा, और 7 से यदि घट रहा है तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा। तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है। तो अभी हम लोगों ने अम्ल एवं क्षारक की शक्ति को देखा, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको और सीख लेना है कि अम्ल एवं क्षारक की जो शक्ति है वह H+ आयन और OH- आयन के संख्या पर निर्भर करती है। तो यदि किसी विलयन में H+ आयन की बहुलता है तो वह ज्यादा अम्लीय होगा, और यदि OH- आयन की ज्यादा बहुलता है तो वह क्षारकीय होगा। तो यहाँ पर यह भी बात हम लोगों को समझना होगा कि प्रबल अम्ल कौन होते हैं और दुर्बल अम्ल कौन होते हैं, या प्रबल क्षारक कौन होते हैं, दुर्बल क्षारक कौन होते हैं। जैसे मैंने बताया HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है, जबकि CH3COOH ये क्या है, यह एक दुर्बल अम्ल है। तो ये एक प्रबल अम्ल क्यों है कि यदि इसको जल में घोला जाएगा तो आप देखेंगे कि लगभग सारे HCl, मान लीजिए 10 HCl हम लोगों ने डाला है तो लगभग सब यहाँ पर 10 H+ आयन आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये HCl में H+ डिसोसिएट हो जाता है और यहाँ पर आपको H+ आयन ज्यादा से ज्यादा मिलता है। जबकि आप देखेंगे कि यहाँ दुर्बल अम्ल में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको कम से कम H+ आयन मिलेगा। तो जब ज्यादा H+ आयन मिलेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल, और कम H+ आयन मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से ज्यादा यदि OH- आयन आपको मिलेगा जल में घोलने पर तो उसको बोलेंगे प्रबल क्षारक, और यदि कम मिलेगा तो क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक। तो ये भी टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, वह है टॉपिक दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो पीएच वैल्यू जैसे मैंने बताया कि कोई भी विलयन उदासीन है या फिर वह अम्लीय है या क्षारकीय है, उसको हम लोग पीएच वैल्यू से पता करते हैं। तो हमारा जो शरीर है या फिर जीव जंतुओं का शरीर है वह भी एक खास पीएच पर कार्य करता है। तो सबसे पहले पौधे और पशुओं का जो शरीर है वह हम लोग देखेंगे कि 7 से लेकर 7.8 पीएच तक ये कार्य करता है। इसमें आप देखेंगे एक और पॉइंट बताया गया है कि जो वर्षा का जल है उसमें यदि पीएच वैल्यू 5.6 से कम होगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा आप जानते हैं कि क्या होता है, जब जल के साथ अम्ल की वर्षा होती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पर ये जो अम्लीय वर्षा है उसका जो पीएच वैल्यू 5.6 से कम होगा और ये जल में जाएगा, मान लीजिए सरोवर में जाएगा, तालाब में जाएगा, तो वहाँ के जीवों का, वहाँ का जो जल है उसका पीएच वैल्यू कम करेगा और उससे वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको बहुत ही जीने में मुश्किल होगा। क्योंकि हमारा शरीर हम देख रहे हैं कि जो जीव जंतुओं का शरीर है वो लगभग 7 से 7.8 पीएच पर कार्य करता है। तो ये पॉइंट भी एक था। दूसरा है मिट्टी का पीएच। तो आप जानते हैं कि जो अलग अलग जो फसलें हैं वो भी एक खास पीएच वैल्यू उनको चाहिए उनके ग्रोथ के लिए और उनके वृद्धि के लिए। तो वहाँ पर जिस प्रकार का मिट्टी है उसका जिस प्रकार का पीएच है उसी प्रकार का यदि फसल बोया जाए तो वहाँ पर ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो मिट्टी का पीएच भी यहाँ पर चेक किया जा सकता है, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि मिट्टी ज्यादा अम्लीय होगा तो वहां पर क्या मिलाया जाएगा, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अब इसके बाद हमारा पाचन तंत्र है, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया है, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जो अमाशय है उसका जो दीवार है उससे उधर जो हम लोग बोल रहे हैं उसमें HCl नामक अम्ल का स्राव होता है, और ये जो HCl नामक अम्ल है वह भोजन को पचाने में मदद करता है, और इसके अन्य कार्य भी मैंने आपको बताए हैं। तो मान लीजिए आपके शरीर में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलना शुरू हो जाए, HCl बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए, तो फिर वहाँ पर अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आपको क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। और उस एसिडिटी के लिए एसिड बढ़ गया तो आपको क्या लेना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं? तो वहां पर आपको क्षारक उपयोग करना चाहिए, और उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं, जो कि एसिड का एंटी हो, मतलब एसिड का जो दुश्मन हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटासिड बोलेंगे। तो एक एंटासिड का नाम आपको पूछा जाएगा तो आप उसमें बता सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो गया, एक एंटासिड हो गया। तो जब आपको एसिडिटी होगा पेट में तो आप क्या लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद आप देख सकते हैं दंत क्षय के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो मुंह है यहाँ भी पीएच एक खास है, यदि यहाँ पीएच वैल्यू घट जाएगा तो आप जानते हैं कि यदि 7 से कम होते जा रहा है तो अम्लीय होते जाएगा, 7 से ज्यादा हुआ तो क्षारकीय, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है। तो मान लीजिए इसका 7 यहाँ पर 5.5 से कम होना शुरू हो जाए मुंह का जो पीएच वैल्यू है, तो यहाँ मुंह में क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा मुंह, और यहाँ पर फिर दांत का संक्षारण शुरू हो जाएगा और दंत क्षय शुरू हो जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दंत मंजन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न होगा, दंत मंजन कैसे नेचर का होगा, तो यह क्षारकीय नेचर का होगा, जो कि अम्लीय जो मुंह हमारा हो रहा है उसको ये क्या करे, शांत कर दे। इसके बाद आप देख सकते हैं पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो जो आपको कभी चींटी काटा होगा तो आपको बहुत दर्द जैसा लगता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक अम्ल छोड़ता है हमारे शरीर में। ठीक इसी प्रकार जब मधुमक्खी काटता है तो वह भी हमारे शरीर में अम्ल छोड़ता है, जो कि क्या करता है, बहुत ही जलन पैदा करता है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर यदि आप सोडा यूज करेंगे या फिर बेस यूज करेंगे, क्षारक यूज करेंगे तो कुछ आपको आराम मिल सकता है, क्योंकि वह अम्ल के प्रभाव को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक इसी प्रकार से जो नेटल एक पौधा है उसका जो कांटा नहीं बोलेंगे, रोमनुमा जो ये रहता है, उसमें वह भी यदि शरीर में लग जाए, चुभ जाए, तो वहां भी वो मिथेनोइक अम्ल आपके शरीर में जाएगा। और मिथेनोइक अम्ल आपको ये याद रखना है, जिससे कि आपको शरीर में क्या हो सकता है, जलन हो सकता है। तो ये था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है लवण के संबंध में जानकारी, और फिर उससे हम लोग अपने चैप्टर को लास्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। तो आपको याद है कि हम लोगों ने वहां पर उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा था, और हम लोगों ने देखा था कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी पढ़ा था, और एग्जाम में भी यह हमेशा पूछा जाता है। तो अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। तो इसी बेस पे आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे यहाँ लवण के नाम लिखे गए हैं, जिनको आपको खोजना है कि ये लवण आखिर कैसे बने होंगे। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है। ये सारे लवण है जिनको आपको पता करना हो कि किस अम्ल और किस बेस के मिलाने से ये बने होंगे, यानी कि किस अम्ल और किस क्षारक के मिलाने से बने होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, एक क्षारक हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो गया, ये हो गया अम्ल। तो अम्ल और क्षारक के मिलने से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, पोटेशियम सल्फेट बन रहा है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक और हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो गया, अम्ल। इनके मिलने से यहाँ पर क्या बन गया, एक लवण का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि अम्ल और क्षारक मिलने से क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन सल्फेट है, इससे सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। यह भी क्या है, एक लवण है। तो इसके पहले के जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पीएच वैल्यू को। तो हम लोगों ने देखा था कि यदि पीएच वैल्यू 7 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस विलयन को उदासीन बोलते हैं। 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारकीय होगा।
ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पर अब आपको ध्यान देना है कि अम्ल और क्षारक मिलने पे क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यदि ये अम्ल जो है ज्यादा प्रबल है और ये जो क्षारक है वह क्या है, दुर्बल है, तो यहां पर जो अम्ल, ये जो लवण बन रहा है वह लवण कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा। मतलब इस लवण में अम्ल क्या हो जा रहा है, ज्यादा प्रबल हो जा रही है, इसलिए इसका स्वभाव क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि प्रबल और दुर्बल तो आपको पता होगा क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है। अब मान लीजिए कि ये क्षारक है वह प्रबल हो जाए और अम्ल क्या हो जाए, दुर्बल हो जाए, तब जो लवण बनता है वह क्या हो जाएगा, वह आपका क्षारकीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। मतलब यहां पर क्षारक क्या हो जाता है, प्रबल होता है, इस कारण से ये क्षारकीय हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है और इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग पीएच पेपर का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद का आप टॉपिक देख सकते हैं, साधारण नमक से रसायन। तो साधारण नमक से बहुत प्रकार के रसायन को बनाया जाता है। तो उससे पहले तो आप जान लीजिए कि साधारण नमक हम लोग NaCl को कहते हैं, जो कि एक उदासीन लवण भी है। और आप जानते हैं कि ये जो साधारण नमक है उसको HCl और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलाने से ये प्राप्त होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसा है, एक उदासीन लवण होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आखिर हम लोग इसको कैसे प्राप्त करते हैं प्रकृति में, तो समुद्र का जल है उससे आप जानते हैं कि साधारण नमक को प्राप्त किया जाता है। तो जो समुद्र का जल उसमें कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं, उसी में एक लवण क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, जिसको हम लोग उस लवण से अलग करते हैं और प्राप्त करते हैं और उसी को हम लोग अपने दैनिक जीवन में आहार के रूप में भी यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो साधारण नमक है वह बहुत सारे पदार्थों के लिए, बहुत सारे पदार्थ को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के जैसा उपयोग में किया जाता है, जिसको हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण नमक से क्या प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग को सीखना है। इसके बाद बेकिंग सोडा बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा बनाया जाता है, विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। तो अब हम लोग को एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है या फिर साधारण नमक से कैसे इन्हें हम प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि साधारण नमक से हम लोग विभिन्न उत्पादों को प्राप्त करते हैं और हम लोगों ने देखा कि अलग अलग रसायन को साधारण नमक से प्राप्त किया जाता है। तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। आखिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग साधारण नमक से कैसे प्राप्त करते हैं। तो साधारण नमक के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, तो हम लोगों को फिर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो आपके एग्जाम में भी यही लिख देना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जो साधारण नमक है उसका जो जलीय विलयन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लवण जल बोलते हैं। और जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोर से होता है क्लोरीन। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन भी हम लोगों को प्राप्त होता है और क्षार मतलब क्या हो गया, NaOH। तो इस प्रक्रिया में क्लोरीन भी प्राप्त होगा, NaOH भी प्राप्त होगा, इसलिए NaOH क्या है, एक क्षार है, इसलिए इसे हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, तो आप सारी बातों को यहाँ पर लिख सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ ध्यान से तो यहाँ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम जो सोडियम क्लोराइड है उसका जलीय विलयन को लिया गया है। यहाँ पर एक एनोड का उपयोग किया गया है, एक कैथोड का उपयोग किया गया है और यहाँ से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाएगा तो एनोड की ओर क्लोरीन गैस मुक्त होगा। ये आपको याद रखना है कि एनोड की ओर क्या होगा, क्लोरीन गैस मुक्त होगा, जबकि आप देख सकते हैं कैथोड की ओर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और यहाँ पर आपको NaOH प्राप्त होगा। मतलब कैथोड के नीचे ही आपको क्या प्राप्त होगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ जो क्लोरीन गैस है इसका बहुत सारा उपयोग आप कर सकते हैं, जैसे जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक, कीटनाशक, बहुत जगह पे इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, अब इसका ईंधन के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं, मार्गरीन बनाने में, खाद बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में इसका भी उपयोग किया जा सकता है। और जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला उसका जो आपको उपयोग करना है वो आप उपयोग कर सकते हैं।
तो साधारण नमक से जो दूसरा चीज हम लोग दूसरा रसायन प्राप्त करते हैं वह क्या है, विरंजक चूर्ण। तो हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से साधारण नमक का जब विद्युत अपघटन किया गया था तो हम लोगों को NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ था, और साथ ही हम लोगों ने देखा था कि वहां पर क्लोरीन गैस भी मुक्त हुआ था। तो उसका उपयोग करके फिर हम लोग विरंजक चूर्ण बना सकते हैं। तो आप देखेंगे यह प्रश्न पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करते हैं, तो आपको लिखना है कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना से क्लोरीन गैस पास कराया जाता है तो हम लोगों को विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। और आप मान के चलिए कि एग्जाम में कई बार विरंजक चूर्ण का ये फॉर्मूला पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है, तो आपको लिखना है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप देख सकते हैं ये कैल्शियम ऑक्सीजन और ये क्लोरीन है, उससे बन गया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण, जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुष्क बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब उससे क्लोरीन गैस पास कराया गया, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ, यहाँ पर से प्राप्त हुआ, या फिर और भी कहीं से आप प्राप्त करें, तो यहाँ पर जब इसको क्लोरीन गैस पास कराया गया, गुजारा गया, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो गया। इसको समझना नहीं होता है बल्कि इसको आपको याद कर लेना होता है, रट लेना होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये बात तो लिखनी होती है और साथ में ये इक्वेशन भी आपको यहाँ पर समीकरण भी लिखना होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर विरंजक चूर्ण का कुछ उपयोग बताया गया है, तो एक दो उपयोग आपको याद रखना है, क्योंकि यह आपके एग्जाम में जब पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यह कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर विरंजक चूर्ण का किस रूप में उपयोग कर रहे हैं, उपचायक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन का जो विरंजन के लिए, या फिर कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, मतलब विरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके बुक में लिखे गए हैं, तो 2-3 पॉइंट आप याद कर लीजिए तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोग को पढ़ना है कि साधारण नमक से रसायन और कौन रसायन प्राप्त कर सकते हो, तो उसमें क्या है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा प्राप्त करने के लिए सीधे सीधे साधारण नमक का उपयोग किया जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा आपको प्राप्त होगा। तो बस इतना ही बात आपको याद रखना है। जानते हैं आपकी बेकिंग सोडा से आपके घरों में पकौड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, साथ ही खाना को जल्दी पकाने में भी उपयोग में लाया जाता है। लेकिन एक खास बात आपको याद रखना है, वह है यह कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में काफी अंतर होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो बेकिंग सोडा अलग चीज है और बेकिंग पाउडर अलग चीज है, उनका टेक्सचर अलग होगा और उनका कंपोजिशन भी अलग होगा। तो बेकिंग सोडा जब भी आपको एग्जामिनेशन में आए तो आपको लिख देना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो मैंने सिखाया था आपको। तो दोनों ही इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका नाम है, बेकिंग सोडा का नाम है। अब जब बेकिंग सोडा में यदि आप कोई अम्ल मिलाते हैं, मतलब कोई सिंपल सा अम्ल, एडिबल अम्ल, खाने योग्य अम्ल को मिलाते हैं बेकिंग सोडा में, आपको क्या मिलाना है, कुछ खाने का अम्ल मिलाना है, तब फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, सॉरी बेकिंग पाउडर बोलते हैं। तो जब बेकिंग सोडा में कुछ खाने योग्य अम्ल मिलाया जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर। तो दोनों एकदम अलग हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये बातें आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब एक नेक्स्ट प्रश्न आपको यह पूछना है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। यह प्रश्न मैंने बताया था कि क्या होता है जब, तो इसी में प्रश्न आएगा कि जब बेकिंग सोडा क्या हो गया, NaHCO3, इसको जब गर्म किया जाएगा तो क्या होगा। इसके उत्तर में आपको लिखना है कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा, H2O और CO2 मुक्त होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो बताइए इसे पढ़ना है, समझना है या याद करना है, रटना है। तो इसे आपको रट लेना है, एकदम याद कर लेना है। तो ये जो सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ इसको रटा जाता है, 2 बार 4 बार कॉपी में लिखिए, बार बार लिखिए, इसको बार बार समझिए, बार बार पढ़िए, तो आपको ये याद हो जाएगा, दिमाग में आपको इसको याद रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ समझना है। अब मैंने बताया जैसे कि बेकिंग सोडा है, उसका उपयोग हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो बेकिंग सोडा है उसमें यदि खाने वाला अम्ल डाल दिया जाए, जैसे कि टार्टरिक एसिड हो गया, टार्टरिक अम्ल हो गया, उसको डाल देंगे तो वह बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो बेकिंग पाउडर का उपयोग है वह जो
मान लीजिए कि ब्रेड है उसको फुलाने में उपयोग किया जाता है, तो आखिर बेकिंग पाउडर से वो ब्रेड फूल क्यों जाता है? तो इसको उत्तर में आप देख सकते हैं कि ये जो बेकिंग पाउडर है जब इसको गर्म किया जा रहा है तो यहाँ पर CO2 गैस का निर्माण हो रहा है और इस CO2 गैस के कारण वहां पर वह क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग में जो मैंने पहला बताया वह क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण है। तो ये मैं कितनी बार आपको बता दिया कि जो बेकिंग पाउडर है वह बेकिंग सोडा और कुछ खाने वाले अम्ल जैसे कि टार्टरिक अम्ल हो गया, उसका क्या हो गया, मिश्रण हो गया। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर CO2 मुक्त होता है, जिसके कारण पाव रोटी या केक में खमीर यानी कि वो फूल जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब जो बेकिंग सोडा है उसका कुछ और उपयोग आप देख सकते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग में लिख सकते हैं कि इसे एंटासिड के रूप में भी यूज किया जाता है। मतलब एंटासिड जो मैंने पढ़ाया था पीछे के वीडियो में, उसके रूप में भी इसको यूज किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग इसका किया जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने बेकिंग सोडा को पढ़ा था और हम लोगों ने देखा कि बेकिंग सोडा क्या होता है, वह होता है NaHCO3। तो ये हो गया बेकिंग सोडा, मतलब खाने का सोडा। लेकिन एक और सोडा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं धोने का सोडा, और ये है Na2CO3.NH2O। मतलब यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि जो धोने का सोडा है वह क्या होता है, वह होता है सोडियम कार्बोनेट, और जो खाने का सोडा होता है वह क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपको एकदम याद रखना होगा। तो अब हम लोगों को देखना है कि धोने का सोडा हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो बेकिंग सोडा है उसको यदि गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यह मैंने आपको पहले पढ़ाया। अब इस सोडियम कार्बोनेट को यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें जब जल को मिलाया जाएगा तो यहां पर आपको सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड प्राप्त होगा, जो कि क्या होता है, धोने का सोडा होता है। तो यहां पर 10H2 आप देख रहे हैं यहां पर मिला होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गीला है, ये इसके क्रिस्टलीकरण के लिए उपयोग में आता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि Na2CO3 10H2O, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे धोने का सोडा। और इसका उपयोग में आप लिख सकते हैं, 2-3 उपयोग है जिसको आप याद कर सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि ये जो धोने का सोडा है इसका उपयोग हम लोग कांच उद्योग, साबुन एवं कागज उद्योग में करते हैं। दूसरा में आप लिख सकते हैं इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी उपयोग करते हैं, या फिर इसमें सोडियम कार्बोनेट को घर के सफाई के लिए भी उपयोग करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये VVI है, इसको आपको एकदम रट लेना है। तो सबसे पहले तो आपको जाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट मतलब आप देख सकते हैं अर्ध हाइड्रेट, मतलब ½ यहाँ पर जब लगा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ½ इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दूसरा प्रश्न जो आपको आया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करते हैं, तो बहुत आसान है कि जब कैल्शियम सल्फेट, आप देख सकते हैं ये कैल्शियम सल्फेट जो कि हाइड्रेटेड है, मतलब इसमें 2H2O लगा है, उसको जब 373 के केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। बस एक लाइन का ये आंसर है। उसके बाद आप इसको पूरा लिख देंगे तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे काम करता है, तो जैसे ही इसमें जल डाल देंगे तो तत्काल उसी समय, मतलब मात्र 5 मिनट के अंदर वो क्या हो जाएगा, बहुत जम जाएगा। मतलब वहां पर फिर से कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होगा। जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है उसमें जल जैसे ही मिलाएंगे वहां पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आप भी जानते हैं कि खिलौना बनाने में, मुखौटा बनाने में, साथ ही किसी का हड्डी यदि टूटा है तो उसको जोड़ने में, प्लास्टर करने में, ये सारा उपयोग किया जाता है। घरों में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे इसके उपयोग भी आप लिख सकते हैं।
तो ये सारी चीजें थी जो कि आपको जाननी थी। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।